नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो। कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जेब में पैसा हो तो सारी बातें समझ में आ जाती, नहीं तो कुछ भी बोलता रहे कोई, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि आपको अपने लिए रोटी कमानी होती है, बच्चों की फीस देनी पड़ती है, चूल्हा चलाना होता है और तमाम घर के खर्चे देखना पड़ते हैं। दोस्तों, कल के बजट से पहले आज 2022-23 का आर्थिक सर्वे संसद में रख दिया गया। जिन लोगों को आर्थिक सर्वे भारी भरकम शब्द लगता है, उन्हें इतना बता दें कि सरकार का बही खाता अगले साल क्या होगा, क्या सरकार सोचती है कि देश की आर्थिक स्थिति होगी, इसके बारे में जो एक किताब में पूरा सर्वे कर वो लिखते हैं, उस पर सरकार ने अपनी बात सबूत के साथ संसद में कही है। इस आर्थिक सर्वे में कही गई बातों को एक लाइन में समझाने की कोशिश करें तो सर्वे के मुताबिक कोरोना के झटके से रिकवरी हो चुकी है, देश की आर्थिक स्थिति अब बेहतर है, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स की वजह इकोनॉमी को लेकर रिस्क अभी भी बना हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है? ग्लोबल इकोनॉमी में एक रूस और यूक्रेन की जो वॉर है, उसके बादल छाए हुए हैं। उसकी वजह से जो देश के पेट्रोल खदानों की जो कीमतें हैं, उस पर भी प्रेशर बना हुआ है। हम आसपास के देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका तक देख रहे हैं क्या हो रहा है। श्रीलंका में तो पेट्रोल है ही नहीं, पाकिस्तान में आटे की कीमत 250 रुपए है, मार काट छुरियां चल रही हैं और आसपास के देश अपने जहाज भारत भेज रहे हैं ताकि उसमें एविएशन फ्यूल हो सके। तो ये आर्थिक स्थिति दुनिया की है और इसकी वजह से रिस्क फैक्टर भारत पर भी बना रहेगा। मैं आर्थिक सर्वे में रखे गए कुछ आंकड़ों को आगे बताने वाली हूं। उन आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार ने लगभग 9 साल में देश को क्या दिया और किस फ्रंट पर सरकार चूकती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल पब्लिक का जो है, उस पर हम सवाल उठाएंगे और जिनका संबंध सीधा आपकी जेब से होगा और आपकी तरक्की से होगा, यही हम सवाल उठाएंगे आज सवाल पब्लिक के शो पर। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन ने देश को कोरोना काल में संभाले रखा या फिर मोदी के मित्रों की सरकार होने के राहुल गांधी के आरोपों में कोई सच्चाई है? बढ़ी महंगाई साल भर चुनौती बनी रही है, लेकिन क्या दुनिया के हाहाकार के मुकाबले हमारी स्थिति बाकी देशों से बेहतर थी? खर्चा रुपया तो क्या आमदनी रुपया का इंतजाम हो रहा है या नहीं? कल का बजट मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी फुल बजट होगा। क्या नौकरी पेशा मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव करने जैसे इंतजाम होंगे या नहीं? 2024 के चुनाव से पहले क्या अब की बार पब्लिक को मिलेगा छप्पर फाड़? इकोनॉमिक सर्वे में रिपोर्ट ओके, लेकिन कल के बजट में क्या होगा? क्या मोदी लाएंगे तूफान से विकसित भारत निकाल के? यही है आज सवाल पब्लिक का। आर्थिक सर्वे में रखे गए कुछ आंकड़ों को मैं आपके सामने रखूं, उसके पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक बयान सुनवाना चाहती हूं। यह बयान मोदी सरकार और विपक्ष की आर्थिक सोच की खाई को उजागर करता है। और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ।
राहुल गांधी ने कभी कहा था कि ये सूट बूट की सरकार है। उन्होंने ए वेरिएंट यानी राहुल के शब्दों में इकोनॉमी में अडानी अंबानी वेरिएंट है। राहुल का आरोप है कि मोदी के मित्रों की सरकार है, लेकिन राहुल गांधी जब ये आरोप लगा रहे हैं तब देश के आर्थिक आंकड़ों को भी आपके सामने रखना जरूरी हो जाता है। आर्थिक सर्वे 2022-23 के मुताबिक मार्च 2023 में समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में 7% विकास दर का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी की बढ़ोतरी 6 से 6.8% तक रहने का अनुमान है। विकास दर की ये रेंज दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों की वजह से दी गई है। मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई का जो आंकड़ा है वो औसत 6.8% रहने का अनुमान है, जो कि आरबीआई के टारगेट लिमिट से 4 से 6 से कहीं ज्यादा है। मतलब महंगाई अभी बनी रहेगी या और बढ़ेगी। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी एक्सपोर्ट की तुलना में इंपोर्ट बढ़ने की चुनौती बनी हुई है, जिससे भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। आर्थिक सर्वे में दुनिया के संकटों के बीच भारत में आर्थिक संभावनाएं बेहतर होने की वजहें गिनाई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में भी सरकार ने काम गिनवाए हैं, लेकिन आर्थिक मसलों पर बहस के बीच राजनीतिक बातों को भी जानना जरूरी हो जाता है। अभिभाषण का आम आदमी पार्टी और केसीआर की बीआरएस पार्टी ने बॉयकॉट किया। बीजेपी ने इसे राष्ट्रपति और संसदीय परंपरा का अपमान भी कहा है। सुनिए बीजेपी के आला नेता रविशंकर प्रसाद का ये बयान। क्या देश की राजनीति में विरोध के लिए हम सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर देंगे? आपने बहिष्कार किया क्यों किया आपने? यह आपने देश के राष्ट्रपति के मर्यादा का अपमान किया है और भारत की संसदीय परंपरा की मर्यादा को भी बहुत ही निचले स्तर पर आपने उतारा है। राजनीतिक दलों के सारे गुणा भाग 2024 के चुनाव को लेकर हो रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के इस टर्म का आखिरी बजट खास हो सकता है। सुनते हैं सरकार से लोगों की उम्मीदें क्या हैं। सुनिए देश की पब्लिक के ये सवाल। हम व्यापारियों को बड़ी उम्मीद है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत, तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर से कहूंगा आत्मनिर्भर वाला भारत वाला बजट लेके आए, जो सबको छोटे तबके को उठाने का जो उन्होंने मुहिम चलाई है वो कामयाब होगी। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ सरकार सोचे तो हम कुछ ज्यादा खरीद सकते हैं, अपने बेटे बेटी को ज्यादा कुछ दे सकते हैं। हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही है कि टैक्सेशन जो भी इंपोर्ट ड्यूटी है या जीएसटी है उसमें कुछ सोचे। सरकार को कन्वेंस के बारे में सोचना चाहिए। कन्वेंस हमारे बहुत ज्यादा हो जाता है। दवाइयों पे थोड़ी सी सस्ती होनी चाहिए दवाइयाँ। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है इनकम टैक्स स्लैब को लेके, जो अभी भी मिनिमम स्लैब जो है 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स लगता है। हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार शायद गवर्नमेंट इसे हाइक कर दे 5 लाख से 7.5 लाख के बीच के ऊपर। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या महंगाई जैसी चुनौती के बावजूद भारत की विकास दर के आंकड़े उम्मीदें बढ़ाने वाले हैं? सवाल नंबर 2, ग्लोबल संकटों के बीच आर्थिक मसलों पर विपक्ष के आरोप सही हैं या बेबुनियाद हैं? सवाल नंबर 3, मोदी सरकार के आखिरी फुल बजट में चुनाव या आर्थिक चुनौतियां किस बात को तवज्जो मिलने वाली है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आइए आज मिलवाती हूं आपको पैनलिस्ट से। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से जफर इस्लाम, प्रवक्ता हैं सीनियर। राधिका खेड़ा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगी। विवेक साइलस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुनील अलग जी हमारे साथ आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल जफर इस्लाम साहब आपसे है, और आज सवाल सारा देश पूछ रहा है कि ये आपका आखिरी बजट है, यानी कि चुनाव से पहले ये फुल बजट है, उसके बाद वोट ऑन अकाउंट होगा अगले साल।
तो लोग ये पूछ रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर के खिलाफ तो हमने आपके बयान सुन लिए, लेकिन क्या मिडिल क्लास को बीजेपी भूल गई है? नंबर 1। और नंबर 2, क्या आपके ऊपर चुनाव का प्रेशर रहेगा? कुछ रेवड़ियां बटेंगी या फिर ये अमृतकाल का बजट होगा जो 25 साल का विजन लेकर आएगा? 42374। जफर इस्लाम, आपसे सवाल है। हाँ, ट्रांसफर कीजिए। मुझे नहीं लगता उनको सवाल सुनाई दे रहा है मेरा। सुनील अलग जी, मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी। कह रहा हूं कि देखिए, जो भी बजट अभी तक आया है, मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये बजट पॉपुलर होगा, नहीं होगा। उन्होंने देश फर्स्ट द नेशन इज ऑलवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप चाहे ऑन नेक्स्ट ईयर तो ऑनलाइन बजट होगा, बट दिस ईयर हमारे जो स्पोर्ट्स में हैं वो मैं कहता हूं कि वी नो हाउ टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। अब हमें ऐसा सोचना है कि इस बार बजट में हमको कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ज्यादा कोई ड्रामेटिक मूव नहीं करनी चाहिए, और आना चाहिए हमको सीधा कि भैया पोजीशन इंडिया कहां पे है वर्ल्ड में, और जो बजट जो है फ्लेक्सिबल बजट बनाना चाहिए। मतलब कि हर 3 महीने, हर 4 महीने हमको सोचना चाहिए कि कौन सा बदलाव आए। और जो स्ट्रैटेजी, जो बजट जो कहते हैं ना 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, वो बजट तो 1 साल के लिए बनता है हमेशा। वो इस साल के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि करंट अकाउंट डिफिसिट जो सोचते हैं ना, जो आपके व्यूअर्स हैं, करंट अकाउंट डिफिसिट तब जाके बढ़ता है अगर आप सोचो कि आपके इंपोर्ट्स ज्यादा हो और एक्सपोर्ट्स कम हो। पहले 3-4 महीने में कमोडिटी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होने वाले हैं, दुनिया में डिमांड थोड़ा कम होगा। बट जैसे जैसे 1 साल बढ़ेगा ना, 6 महीने जब बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कमोडिटी प्राइसेस आई थिंक कि कम होने वाले हैं। तो तेल भी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, बेस्ट इज रशिया इज गिविंग अस 30% डिस्काउंट। तो जो हम पैसे खर्च करने वाले थे उसमें हम बचाव आएगा ना, सो ऑटोमेटिकली करंट अकाउंट डिफिसिट विल आल्सो कम डाउन। एक तरफ तो देश का बजट है, लेकिन एक तरफ आम आदमी का बजट है। और जफर इस्लाम साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आम आदमी की तरफ से आपसे सवाल पूछूंगी। आम आदमी पर इस वक्त प्रेशर है बढ़ती हुई कीमतों का। आम आदमी पर प्रेशर यह भी है कि इन्फ्लेशन हाई है, और कन्वेंस की बात लोग कह रहे हैं, कन्वेंस पे बहुत पैसा खर्चा होता है, महंगाई दर बढ़ती जा रही है, प्रेशर नौकरियों पर है। मैं पूछना चाहती हूं, रेवड़ी कल्चर पर तो आपका विश्वास है नहीं, ये आप देश को बता चुके हैं, लेकिन क्या आप मिडिल क्लास को और जिन क्लासेस को जरूरत है कहीं ना कहीं थोड़े से टैक्स स्लैब में कुछ कटौती की, कुछ होगा इस बजट में, या फिर चुनावी बजट आप इसको मानते ही नहीं? देखिए, सबसे पहले तो नाविका जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के बारे में, जिन वर्गों के बारे में आपने कहा आम लोग, वो हमारी सरकार और हमारे पार्टी के लिए खास लोग हैं। जिन लोगों को देश में जरूरत है, वो हमारी सरकार उनके साथ खड़ी रहती है, उनके दामन थामती है, उनके हाथ थामती है और उसको मजबूत बनाने का काम करती है, पॉलिसी डिसीजन लेके या फिर बजटरी एलोकेशन करके। इस बार भी जो भी फैसले लिए जाएंगे, जैसे बार बार फैसले लिए जाते हैं, उसमें जो दो ही प्रिंसिपल होते हैं। एक प्रिंसिपल नंबर 1 के देश को मजबूत करने वाली, अर्थव्यवस्था को तेजी देने वाली, अर्थव्यवस्था को पटरी पे जो चल रही है उसको और तेजी से पटरी पे चले और देश मजबूत हो, ग्लोबल मैप पे देश स्ट्रांग उखर के निखर के आए, जो आज देश पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करे कि इंडियन इकोनॉमी जो सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली है। और दूसरी बात जो है कि देशवासी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देशवासी मजबूत है, तो हम अपने पॉलिसी डिसीजन में आत्मनिर्भर पैकेजों, देखिए आज तक जो भी बजट के जो अनाउंसमेंट होते हैं वो सब इसी दिशा में होते हैं कि आम नागरिक को फायदा हो, चाहे वो टैक्स पेयर्स हो, जैसे टैक्स पेयर 1.5 करोड़ टैक्स पेयर्स है, 140 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ टैक्स पेयर है, उसमें भी जो एकदम जो मार्जिनल टैक्स पेयर है उसकी तादाद ज्यादा है, लेकिन फिर भी
मुझे लगता है कि मिडिल क्लास की आपने बात की, मार्जिनल लोअर मिडिल क्लास की बात की, मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात की, कमजोर तबका की बात की, हम सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे। और 1.5 करोड़ जो सैलरीड क्लास लोग हैं, जिनको अगर टैक्स में कोई रिलीफ मिलता है उसका फायदा होता है, तो सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों को, उनके बियॉन्ड भी बहुत सारे मिडिल क्लास में लोग हैं जो एमएसएमई में काम करते हैं, जो माइक्रो सेक्टर में काम करते हैं, उन सभी को बजट उन पे चिंता करेगी। और खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं, और ग्रामीण इलाके में क्या क्या जो डेवलपमेंट का विकास का काम होना चाहिए, उस पर सरकार बहुत ज्यादा ध्यान देगी। महंगाई के बारे में आप कुछ नहीं कह रहे जफर इस्लाम साहब, और यही महंगाई सबसे बड़ा टैक्स होती है किसी भी आम आदमी की जेब पर। मैं राधिका खेड़ा जी से पूछना चाहूंगी। राधिका खेड़ा जी, एक बार मैं आऊंगी आपके पास वापस जफर इस्लाम जी। राधिका खेड़ा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि महंगाई तो सारी दुनिया में हर देश में बढ़ रही है। इस वक्त जो हालत है पूरे विश्व की, जिस तरह के चैलेंजेस हैं, एक तरफ युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ कीमतों पर, फ्यूल की कीमतों पर बहुत प्रेशर बना हुआ है। इसमें तो पूरी तरह से भारत को लोग ब्राइट स्पॉट कह रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि भारत एक ब्राइट स्पॉट है? देखिए, हर बार इस देश के सामने पिछले 8 साल से हवाई बजट आता है। अगर इकोनॉमिक सर्वे 2022 की बात करें तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो उन्होंने बताई थी 8 से 8.5% बताई थी, एक्चुअल 7 के आसपास हुई। अब वो कह रहे हैं प्रेडिक्शन 6 से 6.5, 6.8, तो उस हिसाब से तो एक्चुअल इसका मतलब 5.5 44 होगी। और आम जनता के हिसाब से बात करते हैं, जनता, आम जनता जो होती है, आम नागरिक जो होता है, वो ये नहीं समझता जीडीपी कितना बढ़ रहा है, ये क्या बढ़ रहा है, उसको आम मर्रा की जो जरूरतें होती हैं वो कितनी महंगी मिल रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हम सरकार से गए थे 2014 में, तो एक सिंपल दूध एक बहुत बेसिक चीज है। पैदा होने से लेकर बुजुर्ग होने तक हम सबको दूध की आवश्यकता होती है, और हिंदुस्तान में दूध बहुत पिया जाता है। फुल क्रीम दूध पे हम 48 रुपीज पे छोड़ के गए थे और टोन 38 रुपीज पे। आज जब 8 साल हो गए हैं तो 64 फुल क्रीम मिल्क आता है, 52 रुपीज लीटर डबल टोन में। मतलब 16 और 14 रुपए का इजाफा 8 साल में हुआ है। आम आदमी को जो आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम पेट्रोल, बहुत बेसिक बातें करते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम घट जाएंगे, 100 से पार हो चुका है, आग लग चुकी है उनके अंदर। फिर आपने कहा था कि डॉलर और रुपया बराबर हो जाएगा। मोदी जी के बड़े बड़े भाषण थे कि देश की साख गिर जाती है जब रुपया गिरता है। अब तो बताइए क्या क्या हो रहा है, साख तो हर तरीके से गिरी। और नौकरियां, बार बार ये सर्वे में भी आया है, हर बार आता है कि जो कोविड काल में भी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी जो पिछले 2 महीनों में हमने देखी। तो ये नौकरियां तो जारी है, ये सच्चाई है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, ये भी सच्चाई है। बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को निकाल रही है, ये भी सच्चाई है। दूध, दही, रोटी आटा के ऊपर कितनी महंगाई हुई है। पर राधिका खेड़ा जी, इसका जवाब जफर इस्लाम भाई से तो जरूर लेंगे, पर आप जिस विश्व में रहती हैं, आपने बाकी देशों में देखा है ये जो गूगल के जॉब कट्स की आवाज आती है, ये जो अमेज़न के जॉब कट्स की आवाज आती है, ये तो अमेरिका जैसे देशों में भी हो रहा है। तो भारत क्या इससे कटा रह सकता? और मानव जायसवाल, मेरा सवाल आपसे यही है, क्या भारत बाकी विश्व से अलग थलग अपने आप को देख सकता है, या आपको एक स्थिति देखनी पड़ेगी कि पूरे विश्व में क्या स्थिति बनी हुई है, उसके हिसाब से हम कहां खड़े हुए हैं? और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो क्या आपको लगता है कि भारत की स्थिति बाकी देशों के हिसाब से बेहतर है या बुरी है? पहले तो मैडम सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से पूरे देश को नमन है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बेहतर की स्थिति पे है भारत, और भारत अपने आप को किस तरीके से देख रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, विदेशों में किस तरीके से भी जो चल रहा हो, पूरे विश्व में भारत के ऊपर नजर क्यों होती है पता है? कि भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, सबसे बड़ा। हमारी जो पॉपुलेशन है वही हमारी शक्ति है, लेकिन सबसे बड़ी हमारी शक्ति क्या थी? वो जो मिडिल इकोनॉमी में जो सपोर्टिव छोटे छोटे लोग उद्योग थे, वो हमारी स्ट्रेंथ थी। अब आप देखिए चाइना, देखिए जिस तरीके से चाइना ने डेवलप किया, वहां छोटे छोटे लघु उद्योगों ने मल्टी बिलियनर बन गए। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी वैसी रही। ये जो सरकार है, जब इन्होंने नोटबंदी करी, जब इन्होंने जीएसटी फरमान जारी करके जीएसटी लागू कर दी, जिस तरीके से हर इंस्टीट्यूशन पे काबिज कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से मध्यवर्गीय जो मिनिमम इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, लघु उद्योग बंद हो रहे हैं, ये ये सरकार की उपलब्धि है, ये चिंतन का विषय है। अगर आपके लघु उद्योग आज जीवित रहते तो बहुत सारे बेरोजगारी नहीं होती, और हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता कि हम चीज को प्रोड्यूस करते और हम अपने लोगों को बेचते।
सरकार इसमें टैक्स में चिंतन करती। जीएसटी जिस तरीके से फ्लक्चुएटिंग इनका है, जितने पैसे ये जीएसटी से कमा रहे हैं, ये खर्च कहाँ कर रहे हैं? एक तरफ हमारा देश कर्जदार हो रहा है, 56 लाख करोड़ का 150 लाख करोड़ रुपया हो गया। एक तरफ डॉलर आपका आसमान छू रहा है, एक तरफ तेल में सबसे सस्ता तेल अभी आपको मिल रहा है, सबसे महंगा बच्चे यहाँ के लोग खरीद रहे हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं लघु उद्योग की, तो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था कोविड में, उसका आकलन कर लें, कुछ नहीं हुआ। ये किसके पास गया? 4 लाख करोड़ का डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ये अपने लोगों को जिस तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन, पूर्ण तरीके से कैपिटलिस्ट अप्रोच जो सरकार ने रखी है, क्योंकि इनको जीतना है, क्योंकि इनको पैसे चाहिए इलेक्शन करने के लिए। अब भैया आपको नहीं चाहिए, आरती करते हैं तो उनको तो पैसे चाहिए ना। मानव जायसवाल जी, मुझे बता दीजिए, क्या बंगाल में पेट्रोल के ऊपर स्टेट के टैक्सेस, वैट वगैरह आपने कम किए? आपको तो बहुत चिंता है लोगों की, पर क्या बंगाल में कम हुए रेट्स? इतना तो बता दीजिए, कितना दर्द है आपको आम आदमी के लिए, बता दीजिए आज देश को। बिल्कुल, बहुत आपने जो बात बोली ना, मुझे पता चला दर्द कहाँ जा रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ। अब हुआ क्या, हम लोगों ने मनरेगा के पैसे मांगे, ये हमसे लूट लेते हैं। ये तो हर जगह राजनीति करते हैं, इनको तो मिशन है गद्दी पाना, गद्दी चाहिए इनको, और इनका कोई मिशन नहीं है, ना विजन है ना मिशन है। इनका मिशन है इलेक्शन लड़ना। हम बोल रहे हैं केंद्र सरकार पहल करे, 20% सेस को खत्म करे, लाए कम में। जितने जो दूध पे जीएसटी ला रहे हैं, जितने चीजों पे जीएसटी ला रहे हैं, अरे 800 से ज्यादा दवा महंगे पड़ गए। हमारे जो बंधु हैं और हमारे गुरुजन भी है, बीजेपी के प्रवक्ता, ये बोलते हैं कि आम आदमी नहीं, वो हमारे लिए स्पेशल आदमी है। अरे जरूर स्पेशल होंगे कि इसलिए 800 जो दवाइयां, जो सस्ती दवाइयां जो आम आदमी की, जफर इस्लाम भाई जवाब दीजिए। मानव जायसवाल जी और राधिका खेड़ा जी ने जो सवाल उठाए हैं, इन पर जवाब दीजिए जफर इस्लाम जी। उसमें प्राइसेस आपने टैक्स लगा दिया, सर टैक्स लगा रहे हैं आप, तो लगान वाली सरकार है। देखिए, ये वो लोग हैं जो सरकार में, पिछली यूपीए सरकार में साथ रहे और देश को इस शर्मनाक हालत में छोड़ा कि दुनिया के 5 कमजोर, जो सबसे फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, वो 2013 में थी। पूरे दुनिया में एक ही बात होती थी कि क्या इस देश में, भारत देश में स्कैम और स्कैमस्टर्स ही रहते हैं, फ्रॉड और फ्रॉडस्टर्स की पार्टी रहती है, ऐसी बातें होती थी पूरी दुनिया में। इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था के जगत में देखिए तो लोग हिंदुस्तान से डरते थे निवेश करने में और समझते थे यहाँ पर जो भी पैसा लगाने के बिना कमीशन के कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप करप्शन के बिना कुछ नहीं कर सकते। वहां से देखिए आज देश में एक मजबूत सरकार है, मजबूत इकोनॉमी है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है। अगर आपने सही कहा था, अगर दुनिया की इकोनॉमी कंट्रैक्शन हो रहा है, अब वो जो सुकड़ रही है दुनिया की इकोनॉमी, और पूरे दुनिया में अगर आप देखिए तो आप लगता है कि जो डिमांड जो है वो कम हो रहा है। भारत देश जो है एक्सपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट में बहुत तेजी दिखाया हमने पिछले सालों में। लेकिन अब अगर ग्लोबल डिमांड और कंजम्पशन कम हो रहा है तो जाहिर है कि जो हमारा नेशनल, हमारा भी एक्सपोर्ट पर फर्क पड़ेगा और जो नेशनल जीडीपी में जो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन था वो कम होगा। और कम होगा तो सिर्फ इधर ही हिंदुस्तान में नहीं, जरा सा आप आंकड़े उठा के देखिए, अमेरिका की जीडीपी 1.4 से ग्रो करेगी, जापान की 1.7 से, जो 5 बड़ी इकोनॉमी, ब्रिटेन -4 से ग्रो करेगी और चाइना भी 5.4 से ग्रो करेगा। तो हम उस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए, जो डिसरप्शन हमने क्या सोचा था जब आपने अगले बार फोरकास्ट किया था कि यूक्रेन वार होगा, सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा, हमें रॉ मटेरियल्स में लाने में दिक्कत होगी, हमें इनपुट कॉस्ट हमारे बढ़ जाएंगे। इस बात में तो कहीं ना कहीं सच्चाई है विवेक साइलेंस जी, आप मानेंगे कोविड के 2 साल ये किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था और ये 100 साल में ऐसी विपदा पहली बार पूरे विश्व के ऊपर आई। उसके बाद ये युद्ध और युद्ध का प्रेशर शायद 20-25 सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये भी तो मानना पड़ेगा आपको कि 2019 से लेकर 2024 का ये जो दूसरा कार्यकाल था मोदी जी का, इसमें चैलेंजेस ज्यादा रहे हैं। इसलिए अगर आप कह रहे हैं कि इस वक्त गेहूं, अरहर दाल की कीमतें बढ़ गई हैं या पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, दूध, आटा, चावल सब महंगा हो गया है, तो साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि स्टार्टअप की संख्या भी बढ़ गई है। पहले 350 थी, अब तकरीबन 90,000 है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि गरीबों के लिए जो घर बने हैं प्रधानमंत्री योजना में, वो बढ़ गए हैं। अगर आप देखेंगे तो आयुष्मान भारत में लोगों को मिला है, तो लोगों को मिला है
और लोगों को राशन, आटा ये सब मिला है उस दौर में जब इस देश में दिक्कतें थी। तो आपको तो पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा ना विवेक साइलस जी। जी मेरे से सवाल है जी विवेक जी, आपकी का नहीं नाविका जी प्रणाम आपको। आपकी पूरा सवाल मुझे जी मैं आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्रैक कर रही थी, इसलिए पार्शली सुनाई दे रहा था। आपको प्रणाम करते हुए कह रहा हूँ, देखिए आपका प्रोग्राम मैं बहुत ध्यान से देख रहा था नाविका जी। जितने लोगों ने आपके चैनल पे अभी बाइट दी है, चाहे वो व्यापारी रही हो चाहे महिलाएं रहें, उनमें से अगर एक आदमी ने, किसी ने भी ये कहा हो कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले अपने 8.5 साल की या 9 साल की सरकार में बहुत अच्छा बजट दिया है, हमको बहुत सुविधाएं दी हैं, तो मैं मान जाता। आप देखिए व्यापारियों ने कहा कि इस बार हमको उम्मीद है कि जनता के हितों को सोच के गवर्नमेंट जो है केंद्र की सरकार बजट बनाएगी। महिलाओं ने क्या कहा कि हमारा कन्वेंस बहुत ज़्यादा है। सही बात है। जफर इस्लाम साहब से मैं कहूँगा एक बार हमारे पास लखनऊ आए और लखनऊ से हम चलते हैं दिल्ली के लिए, एक तरफ का जो टोल टैक्स है वो 1250 रुपये है, ऊपर से डीजल और पेट्रोल आपने अलग से बढ़ा दिया है। तो और जो आप रोड टैक्स लेते हैं उसमें भी आपने इजाफा कर दिया। तो किस तरह से आपने जनता को लूट, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आना। आपको जवाब दे रहे हैं जफर इस्लाम जी। मुझे खत्म तो कर लेने दीजिए। जफर इस्लाम जी क्या जवाब है? कोई तथ्य गलत कहे हैं विवेक साइलस जी ने? देखिए अरे ये एब्सोल्यूट नंबर पे जाते हैं। इन्हें समझना चाहिए कि इस तरह से नहीं देखा जाता है आंकड़ों को। जब बजट के नंबर देखते हैं तो उसको परसेंटेज ऑफ जीडीपी में नापा जाता है, उसको आंका जाता है। आप जरा देखिए जीडीपी का साइज क्या था हमारा 2013-14 में, 112 लाख करोड़। आज जीडीपी का साइज क्या है? आगे आने वाले दिनों में 300 लाख करोड़ से भी ऊपर है। अरे भाई कोई आंकड़े को एब्सोल्यूट तरीके से बोलिएगा तो उसका समझ में नहीं आएगा। आप दूसरी तरह से देखिए कि सोशल सेक्टर में इस इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में बजटरी एलोकेशन परसेंटेज टू जीडीपी जो तरीका है देखने का, सबसे बड़ा अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया तो भारत के सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के अंडर में हुआ है। अगर आप देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.9% ऑफ जीडीपी किस सरकार ने किया था बताइए? आपने तो अगर आंकड़े हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में 1 लाख करोड़ एजुकेशन में बजटरी एलोकेशन किया, क्या आप कभी देखा था इतना बड़ा अमाउंट एलोकेशन हुआ? क्या आपने देखा था कि हेल्थ में 5.72 प्रिसाइज अगर मैं बताऊं तो ये 5.72 पर है। तो महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये महंगाई कांग्रेस के समय में 11-12 डबल डिजिट तक गई थी। और यही बात पूछ रही है आज जनता भी, पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। बेंगलुरु से वेंकटेश का सवाल है, मैंने कई बार मोदी जी की वजह से बीजेपी को वोट दिया, लेकिन बीजेपी ने मिडिल क्लास के लिए किया क्या है? जवाब दीजिए जफर इस्लाम से। ये तो चोट लगी है। वेंकटेश जी बेंगलोर से हैं, पूछ रहे हैं ये सवाल। देखिए जब लोग कहते हैं कि मिडिल क्लास के लिए क्या किया, तो मिडिल क्लास को आंकने का भी है, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास दोनों के बारे में। अगर एमएसएमई के लिए कुछ हम करते हैं तो एमएसएमई में कौन है? मिडिल क्लास, अपना लोअर मिडिल क्लास है। उनके लिए अगर बजटरी एलोकेशन बड़े मात्रा पे करते हैं, इसीलिए जैसी स्कीम को हम 2023 तक बढ़ाते हैं, उसका लाभ किसको मिलता है? अगर हम आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को अगर राहत देते हैं तो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से मिडिल क्लास तक के बेनिफिशियरी होते हैं। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हमने लिए हैं जिसका जो सीधा अगर हम मेडिसिन देते हैं। दुआ की जरूरत क्या आपको नहीं है? तो उनको भी जो 1.5 करोड़ आप कह रहे हैं टैक्स पेयर्स हैं, उनको भी तो कोई राहत देंगे कि नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा या इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूं कि वो 1.5 करोड़ लोग जो हैं, जो टैक्स देते हैं, वो कहीं ना कहीं देश में उनका कंट्रीब्यूशन है और उनके पैसों से देश आगे चलता है और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं समझता हूं कि सरकार इस बात का भी ध्यान रखती है कि जो सैलरीड क्लास है उनकी भी चिंता जो है और वो जो एक्सपेक्टेशंस है उनको भी संज्ञान सरकार ने जरूर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जो है स्लैब्स में चेंजेस आएंगे, खासकर जो लोअर एंड ऑफ द स्लैब है उसमें
जो स्लैब में चेंज शायद आ जाए, मतलब मैं नहीं जानता लेकिन मैं उम्मीद करता हूं ताकि उस पे कुछ राहत मिल पाए। उम्मीद 9 साल से कायम है। मुंबई से संजय प्रजापति का सवाल है, कांग्रेस सच्चाई से हटकर व्यक्ति विरोध में क्या देश की उन्नति को सिरे से नकार देगी? ये लोग देश की आम जनता को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं? ये तो वो लोग हैं जो कोविड-19 की वैक्सीन पर ही झूठ। आप राजस्थान का नंबर उठाकर देख लीजिए, वहां भी तो 5 साल से आपकी सरकार है, वहां तो 28% की बेरोजगारी है। मुझे राधिका खेड़ा जी सवाल ये पब्लिक जो पूछ रही है उसका जवाब दे दीजिए कि आप एक आदमी के विरोध में हैं। अगर आप आदमी का विरोध साइड में रख दें तो ये बताइए कि कांग्रेस शासित राजस्थान में और देश की परेशानियां तो लगभग सेम ही है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की भी चर्चा करते हैं, जहां पे देश का सबसे कम बेरोजगारी दर है, उसकी भी चर्चा करिए। कांग्रेस की सरकार वहां भी है। और दूसरी बात बहुत जरूरी है ये बात करना। देखिए, मैं फिर बोलूंगी, अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार 8 साल में बहुत ही एवरेज ग्रोथ 8 साल में सिर्फ 5.38% करी है, और एवरेज डीजीपी ग्रोथ रेट जो 10 साल कांग्रेस यूपीए सरकार में थी 7.68 थी, जो इंडिपेंडेंस से हाईएस्ट। तो ये आंकड़ों की बात करते हैं तो ये आंकड़े हैं। और आप मोदी जी की सरकार का कोविड के पहले का और यूक्रेन के युद्ध के पहले का भी रिपोर्ट कार्ड देखिए ना। 8 क्वार्टर्स बिफोर दिस, बिफोर कोविड हिट, इवन बिफोर यूक्रेन वॉर, क्या था तब भी हालात तो बहुत बेगुजरे थे ना। 2019-2020 में सिर्फ 3.7 ग्रोथ रेट थी जीडीपी की। तो ये तो है नहीं कि ये सब यूक्रेन को लेकर हुआ है या ये कोविड तो सुनील अलग जी, राधिका खेड़ा जी के 100 मिलियन उनके लिए 2-3 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं कहता हूं कि अब जाके कुछ ना कुछ करना है। अगर आप सोचें कि सिर्फ गरीब का करेंगे, वो तो हम 2-3 साल के लिए देखते आए हैं। अब थोड़ा बहुत मिडिल इनकम ग्रुप जो देख रही है कि कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुझे आप दीजिए। अब इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है कि अगर आप डिमांड ज्यादा करें और सप्लाई कम कर दें तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। आप कैसे फार्मर के लिए आप चाहे यूरिया में कम दीजिए, इसमें कम दीजिए ताकि वो ज्यादा उत्पादन करे। मेन थिंग इज सप्लाई आप ज्यादा कर दीजिए, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो डिमांड तो हमेशा एक कंपनी का जो इन्फ्लेशन है वो सेपरेट चलता है। और दूसरी बात जो हम कह रहे हैं, देखिए जियोपॉलिटिकल मैक्रो इकोनॉमिकल, मैं सोच रहा हूं उस बारे में जो भी आप कहें, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में, चाहे आप कहीं भी देखिए सब जगह नौकरी जा रही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था तो जब मशीन्स आई थी तो ऑटोमेटिकली 1-2 साल के लिए 3 साल के लिए लोगों ने कम बिना कोई एवरीवन वाज सैक्ड। अब देखिए जब एआई आ रहा है, देखिए मैं कह रहा हूं अनएम्प्लॉयमेंट 1-2 साल चलेगा। देखिए आप जो मर्जी करिए, आप अगर हिस्टोरिकली देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को कोई गेम नहीं खेलने वाला हूं इसमें। मैं कह रहा हूं कि देखिए आप सोचिए जरा कि देखिए आप कहां पे, अगर मुझे सिर्फ इतना रुपया है मैं कहां खर्च करूं? 140 बिलियन पीपल आर देयर, इतने तो हम 800-900 ऑफ पुअर। देखिए तो आपको बेल्ट अपना टाइटन करना पड़ेगा, चाहे जो भी जिस तरफ से देखिए। मुश्किलात हमारे सामने है, बेल्ट टाइट करना पड़ेगा। और हमने 3 सवाल पब्लिक से पूछे। ये डिपस्टिक सर्वे है, इससे पहले कि मुझ पे कोई इल्जाम लगाया जाए, सिर्फ लोगों का मूड जानने के लिए हमने 3 सवाल सोशल मीडिया पर डाले। जो सवाल मैंने पब्लिक का पर पहले आपको पढ़कर सुनाए थे, यही 3 सवाल हमने सोशल मीडिया पे जाने, सिर्फ लोगों का मूड जानने के लिए। आंकड़े क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं। कोरोना काल में मोदी ने भारत की इकोनॉमी को अच्छे से संभाला, हां कि नहीं? हां कहने वाले 90%, नहीं कहने वाले 8%, 2% कहते हैं कि हम कह नहीं सकते। ये 2200 लोगों का सैंपल साइज है। महंगाई और बेरोजगारी क्या भारत की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं? हां कहती है 50% जनता, नहीं कहती है 47% जनता, कह नहीं सकते 3%, यानी कि लगभग बराबर है। लोग कह रहे हैं बाकी देशों का हाल देखो, हमारी महंगाई इतनी हाल तक नहीं गई है, ये भी लोग समझ रहे हैं। 50 वर्सेस 47% है और इसमें सैंपल साइज है 1000 लोगों का। मूड बता रही हूं सिर्फ। दुनिया के कड़े आर्थिक हालात के बीच कल के बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव, कर में छूट का दायरा क्या बढ़ना चाहिए?
86% लोग कहते हैं कि हाँ बढ़ना चाहिए, 14% कहते हैं कि नहीं। 1800 लोगों का सैंपल साइज है। जफर इस्लाम भाई, आप समझ रहे हैं, लोगों को टैक्स स्लैब में तो थोड़ी बहुत मदद चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना नाविका जी कि जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से, हमारी सरकार जरूर खरे उतरती है। 2-3 महत्वपूर्ण चीज बोलना चाहता हूं कि देखिए, सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और हर वर्ग की कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। सरकार उस दिशा में चलती है जहां पर सबसे ज्यादा एक आम नागरिक को, एक हमारे नागरिकों को फायदा हो और देश को जो है, देश कमजोर किसी तरह से ना हो। हम उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, उस पूरे फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि, और ऐसा अनुमान लगाता हूं कि जाहिर है कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो सैलरीड क्लास है, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी या फिर अपर क्लास ऑफ द जो क्रीमी लेयर है, वो सबकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है। तो किसी को पैसे नहीं चाहिए, कुछ उनकी जिंदगी में थोड़ा ईज ऑफ लिविंग अच्छी हो, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, किसी को पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत है। वो सब चीज का ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि बजट को उसी दिशा में देखा जाएगा जिसमें पूरे नागरिक, सभी नागरिक को फायदा, और खास के मानव जायसवाल जी, मेरा सवाल आपसे है कि सबको खुश करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 90% जनता ये भी कह रही है कि कोविड काल में इकोनॉमी को संभाला बहुत अच्छे से, और दूसरी बात ये भी कह रही है कि अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो शायद भारत की इकोनॉमी बाकी कई देशों से बेहतर है। क्या आप थोड़ी सी शाबाशी 9 साल के बाद देना चाहेंगे मोदी सरकार को? मैडम, मुझे खेद है कि मुझे पता नहीं कि आपका सैंपल टेस्टिंग 1000 लोगों का है, 140 करोड़ की जनता है, वो कितना पर्याप्त है, कितना सटीक है और कौन से लोग उसमें हैं, तो मैं उसमें टिप्पणी नहीं देना चाहता। लेकिन मैं नॉर्मली बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे जो गुरुजन है, उन्होंने बोला ना कि आम आदमी सच में पीड़ित है या नहीं है, वो डिसाइड कर ले। वो बता दें कि नहीं, आम आदमी पीड़ित नहीं है, कोई आम आदमी पीड़ित नहीं है, सब खुश है। जरूर है मैडम, यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इसमें तो हमारे मोदी जी ने बहुत फायदा लिया। सबने बोला देखो रुपए से धंधा हो रहा है, इससे बड़ा मुनाफा कहाँ होगा। अरे मुनाफा मिला किसके लिए? वो इंडियन ऑयल कंपनियां जिस तरीके से मोदी जी ने फायदा लिया या भारत देश के लिए फायदा लिया, आप क्या कहना चाह रहे हैं मानव जायसवाल जी? मैडम वही पूछ रहा हूँ, 100 रुपए पार है पेट्रोल, फायदा कहाँ है? फायदा किसको मिला? वो जो अदानी जी बोल के है, जिनकी कंपनी चल रही है, अदानी इज इंडिया, इंडिया इज अदानी, उसका फायदा हुआ, ये बोलना चाहती है मैडम। अरे आपने सही पकड़ा है मैडम, सही पकड़ा है। मैं पर अडानी जी तो पेट्रोल नहीं बनाते हैं, तो ये फायदा किसकी बात कर रहे हैं? जफर इस्लाम भाई मानव जायसवाल जी को जवाब दे दीजिए। नहीं है, मोदी जी ने उनको बना दिया है। अरे मोदी जी उनको बना रहे हैं, वो क्या बनाएंगे? देखिए, मोदी जी ने जो फायदा अडानी जी के बारे में यहाँ पर बात करना, उससे समझ में आता है कि आप बजट के बारे में नहीं, एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट अंत अपने हिसाब से काम करता है और उसको काम करने की सुविधा होनी चाहिए। कानून के अंदर रह के जो भी काम करते, लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से काम करे, उससे क्या छानी? कोई अगर बढ़ता है तो आपको नुकसान क्या है? वो कोई आपके काम को रोक के तो नहीं अपना काम कर रहे हैं ना, वो काम कर रहे हैं इसलिए कि देश का कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। और उनको चाहे और एक नहीं 1000 अमरेंद्र कुमार पटना से और जुबैर शेख अहमदाबाद से पूछ रहे हैं पब्लिक के ये सवाल। मोदी सरकार का आखिरी फुल बजट आने वाला है, क्या इससे सारे वादे पूरे हो जाएंगे? कोरोना के बावजूद सरकार के आर्थिक मैनेजमेंट पर सवाल उठाने वाले बताएं कि 2008 की मंदी के बाद क्या हुआ था। जफर इस्लाम भाई जवाब दीजिए, क्या सारे वादे पूरे करेंगे? देखिए, हम इस सरकार के अगर 8 साल को अगर बैक टेस्टिंग कीजिए तो हमने पूरे 8 साल में, 8.5 साल में जितने भी बजट दिए हैं, जितने भी वायदे किए थे कि देश को मजबूत करने का, आज आपको एहसास नहीं होता है कि अगर पूरी दुनिया में आप जाइए तो अगर जो 2013 में बात होती थी कि जैसा मैंने पहले कहा कि एक चरमराती इकोनॉमी, एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल जहां करप्शन जो रैम्पेंट है, एक ऐसी सरकार जो
पार्टी जिसके लोग को फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर इस्लाम साहब, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं, लेकिन अब 9 साल बाद गंगा में बहुत सा पानी बह चुका है। आज का दौर कुछ और है। आज के दौर के हिसाब से लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी होंगी कि नहीं, इतना सा ही सवाल है। आज जो देश में अर्थव्यवस्था अच्छी है, आज उन लोगों के पास जो जब तक उनके लोगों के लिए सिर्फ स्लोगन दिया जाता था, बिजली, पानी, सड़क, छत वगैरह वगैरह, वो आज हमने देने का काम किया है। आज कहते हैं कि मिडिल क्लास नहीं है, ये तो है, सड़कें बनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बने हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने हैं लोगों के लिए, लोगों को उज्ज्वला गैस मिली है, लोगों को राशन मिला है, लोगों को आयुष्मान भारत मिला है। अगर आप देखें तो स्कूल बने हैं, अस्पताल बने हैं, IIM बने हैं और एम्स बने हैं। तो काम तो हुआ है, ये तो आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। लेकिन हाँ, क्या विपक्ष सिर्फ नोकझोंक से ऊपर उठ सकता है? सवाल आज ये है। जी नाविका जी, मैं तो ये कहूँगा कि आज काम इतना अच्छा हुआ है कि आज 10% जो धन्ना सेठ हैं हिंदुस्तान के, उनके पास 80% से ज़्यादा दौलत हो गई है। इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। यही प्रॉब्लम आ रही है। भारतीय जनता पार्टी चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। आज आप देखिए, उद्योग पूंजीपतियों की आमदनी 40 से 65% बढ़ गई है, जबकि आम आदमी की जो इनकम है, आमदनी है, वो 35 से 40% घट गई है। जिस हिसाब से हम विकास कर रहे हैं, उस हिसाब से $5 ट्रिलियन की इकॉनमी पहुंचते पहुंचते हमको 2029 हो जाएंगे। 2022 तो निकल चुका है। यहाँ प्रॉब्लम है। किसानों की भी आपने बात की थी। आपको रोकूंगी विवेक साइलर जी, राधिका खेड़ा जी, मेरी रिसर्च टीम मुझे बता रही है और आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में, आपने कहा कि सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है। मैं आपको सीधे आंकड़े बताना चाहती हूं कि सबसे कम बेरोजगारी रमन सिंह के समय में 2.6% थी, इस वक्त बढ़कर 3.4% हो गई है। यानी कि बीजेपी के कार्यकाल में 2.6% थी, अब कांग्रेस के कार्यकाल में 3.4% हो गई है। ये रिसर्च टीम के आंकड़े हैं। हम कोई भी तथ्य आंखों के सामने से निकलने नहीं देते। हमारी जो रिसर्च टीम है वो चौकन्नी बैठी रहती है। तथ्यों पर हमेशा सवाल और तथ्यों पर जवाब, और यही है सवाल पब्लिक का। आपने सवाल पब्लिक का पर आज सबके जवाब सुने। मैं इस पर अपना नजरिया सिर्फ इतना देना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिटिक्स का यही अंदाज उस मान्यता को झुटलाता है जिसमें कहा जाता है कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। यानी कि पहले कहा जाता था कि गुड इकोनॉमिक्स करोगे तो पॉलिटिक्स के लिए बुरा हो जाएगा, बैड पॉलिटिक्स हो जाएगा, यानी अच्छी आर्थिक नीतियां राजनीति के काम नहीं आती। लेकिन कोरोना संकट काल में भी भारत ने आर्थिक कदम सोच समझकर उठाए। इसी का नतीजा है कि भारत की इकोनॉमी से उम्मीदें बरकरार हैं, सिर्फ हमें ही नहीं पर विश्व भर को। IMF के भी आंकड़े आज सामने आए हैं और IMF ने बताए हैं जो आंकड़े, फोरकास्ट, वो शायद विश्व में G20 कंट्रीज में जो सबसे पावरफुल देश होते हैं उसमें भारत सबसे आगे है। UK, ब्रिटेन, जापान, रशिया, चाइना सब भारत से पीछे हैं। इसलिए उम्मीदें बरकरार है। कल के बजट से सरकार विकसित भारत के सपने को कितना मजबूत करेगी ये देखने की बात है। लेकिन क्या हम आज से ही कह सकते हैं कि विपक्ष क्या कहने वाला है? शायद प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 30 साल बजट कवर किया है। हर साल विपक्ष एक ही चीज कहता है, अनइमेजिनेटिव बजट। इसमें किसी के लिए कुछ नहीं था, किसानों के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, बस धन्ना सेठों के लिए बहुत कुछ। सरकार कोई भी हो और साल कोई भी हो, असल में विपक्ष यही बात साल दर साल कहता रहता है कि अब हमें भी याद हो गया है। लेकिन कल नजरें रहेंगी निर्मला सीतारमण जी के बजट पर। क्या होगा
आपके लिए, हमारे लिए, हम आपके लिए लेकर आएंगे। सुबह 6 बजे से बजट में क्या होने वाला है, जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपकी जेब पर कितना असर होगा हम सबसे पहले कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।